आज एक चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो कि आपके कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 6 है। अब ये चार्ज होता क्या है और इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या था। सेक्शन रेंज देखें तो सेक्शन 77 टू 87 का सेक्शन रेंज है, और ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देखें तो CHG 1 टू CHG 10 का कवरेज होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसने आपसे कहा कि भाई ये चार्ज होता क्या है, तो डेफिनेशन तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 क्लॉज 16 में दिया हुआ है कि भाई क्लॉज ये होता है चार्ज। लेकिन पहले आप इसको समझिए कि चार्ज होता क्या है, क्यों कराते हैं रजिस्ट्रेशन, क्यों जरूरी है ये रजिस्ट्रेशन कराना, और अगर चार्ज को रजिस्टर ना कराएं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फ्लोटिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, क्या फ्लोटिंग चार्ज होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, आखिर चार्ज होता क्या है। क्योंकि फिर आपको पता है रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आप इसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दे रहे हैं और वो इसको लिख रहा है कि भाई चार्ज क्रिएट हुआ। लेकिन अब समस्या ये है कि आखिर ये चार्ज होता क्या है, क्यों क्या है और क्यों कराएं रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले चार्ज का मतलब, चार्ज का डेफिनेशन तो ये दिया हुआ है कि इट इज एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी और असेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और ऑन बोथ एंड इंक्लूड अ मॉर्गेज। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो भाई डेफिनेशन तो ये है चार्ज का, लेकिन अब बात यह है कि हम डेफिनेशन से पहले चार्ज को समझे क्या और चार्ज होता क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, मान लो हमारी ही कंपनी, मान लो कि कंपनी है हमारी जिसका नाम है हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, या टॉपर्स का नाम ले लेते हैं हम लोग कि हमारी एक कंपनी है प्राइवेट जिसका नाम है टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल लोन, हमें चाहिए लोन कि भाई हम कंपनी को जो है चलाने के लिए लोन चाहिए हमें। अब आपको पता है कि आपको जब भी फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस या तो इक्विटी के रूप में आप ले सकते हैं, या फाइनेंस जो है आप लोन के रूप में ले सकते हैं। आप पढ़े होंगे FM में कि फाइनेंस जो है अगर आपको चाहिए तो या तो इक्विटी नहीं तो डेट के रूप में आप ले सकते हैं। तो टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में हमें मान लो चाहिए था लोन, तो अब हम लोन किससे लें, तो या तो हम लोन किसी बैंक से लें, या तो हम लोन किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, या तो हम लोन किसी व्यक्ति से लें, या तो लोन हम किसी दूसरी कंपनी से लें। तो लोन तो हम इतने ही लोगों से ले सकते हैं, या तो कोई व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है मनी लेंडर बोल के, या तो उससे लोन ले हम, या तो हम बैंकिंग सिस्टम में जाएं और हम बैंक से लोन ले, या हम किसी NBFC में बजाज फाइनेंस जैसे जगह से उनसे जाके लोन ले, और नहीं तो हम PFI में जो है उनसे लोन ले, तो या फिर हम किसी दूसरी कंपनी से फाइनेंस मांगे। यही तो तरीका है। तो हम ये कहीं ना जाके, हमें विश्वास है अपने बैंकिंग सिस्टम पे, हम चले गए बैंक, हम गए ICICI बैंक और उनसे कहा कि भाई हमें चाहिए लोन। तो उन्होंने कहा लोन चाहिए, ये तो ठीक है, कितने का चाहिए, हमने कहा 5 करोड़ का लोन चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा भाई 5 करोड़ का लोन अगर चाहिए आपको तो आप क्या रखेंगे गिरवी, मतलब आप अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी रखते तो हम सिक्योर्ड हो जाते कि कल मान लो अगर आपका कोई, अभी आप लोन लेने आए यानी आपका हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन ना ठीक हो, वर्किंग कैपिटल मैंने भाई हम आप मेरा ऑडिटेड स्टेटमेंट देख लो, फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, हम कोई एक्सपेंशन चाहते हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, इसके कारण कोई मर्जर चाहते हैं, किसी के साथ अलायंस चाहते हैं, इसके लिए हम भाई लोन लेने आए हैं। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर कोई कल कंटीजेंसी अराइज हो गई, आपका गोइंग कंसर्न कर खतरे में पड़ गया, आपका वाइंडिंग अप हो गया, आपका लेबर लॉकआउट स्ट्राइक पे चला गया, कल कोरोना जैसा कोई सिचुएशन आ गया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई आग लगे, भाई शुभ शुभ बोलो, मतलब तुम्हारे पास हम आए नहीं यार, तुम तो सब कर दिए, कंपनी बंद करवा दिया, आग लगवा दिए, कोरोना करवा दिए। तो उसने कहा कि मेरे बोलने का ये मतलब है कि अगर कल कोई कंटीजेंसी अराइज हो जाए तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरा जो ये बिल्डिंग है ललिता पार्क 1/52, इसके अगेंस्ट ये बिल्डिंग का मेरा प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू है 20 करोड़ रुपए का है,
400 गज में है, 3 फ्लोर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका कम से कम मार्केट वैल्यू 20 करोड़ तो मुझे कोई दे देगा अभी। तो ये गिरवी रख देते हैं हम आपको, इसके कागजात, और तब तो आप लोन, हाँ हाँ तब तो कोई दिक्कत थी नहीं है। तो फिर 5 क्या 10 ले लो भाई, इसका हम भी वैल्यूएशन करा लेते हैं, और उसके बाद जो है 5 क्या 10 दे देंगे। अगर 20 करोड़ की बिल्डिंग है तो हमें क्या दिक्कत। हमें तो दिक्कत ये है कि कल अगर कोई कंटीजेंसी अराइज हो तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सिक्योर्ड हो और हम प्रोटेक्टेड हो जाएं। तो मैंने कहा आपकी भी बात ठीक है। तो अब सोचो जरा, अब मेरे पास जो ये बिल्डिंग है, जो मेरा ये लैंड है, मान लो ऐसा ही कोई लैंड मेरा पड़ा हुआ था, तो हम अगर कोई सी बिल्डिंग या लैंड या प्लांट या मशीनरी, कोई ऐसा फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल एसेट, जो स्पेसिफिक एसेट है आज के दिन में वो दिख रहा है, अगर हम इसके अगेंस्ट आपसे लोन ले तो इसको हम बोलते हैं कि हम चार्ज क्रिएट कर दिया मैंने अपने फिक्स्ड एसेट्स पे। चूंकि एसेट फिक्स है कि क्या गिरवी रख रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कि हम आपको वादा कर रहे हैं, तो आपने कहा वादा उदा का क्या करने वाले हैं भाई, वादा तो फिर बहुत तरीके का कसम होता है, कसम तो फिर ओथ होता है, कसम तो फिर स्वेर होता है, कसम तो फिर एफिडेविट होता है, कसम तो भाई बहुत तरीके का होता है। कसम उसम पे हमें विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि भाई इक्विटेबल चार्ज नाम का भी कुछ होता है, जो एक प्रॉमिस है, वादा है, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। आज मेरे पास जो एसेट है, या अगर आपको डर किस बात का है कि कंटीजेंसी होगी, तो अगर कुछ भी हुआ कल ऐसा कंटीजेंसी, तो मेरे पास उस समय जो भी डेटर होगा, जो भी स्टॉक होगा, जो भी बैंक होगा, जो भी कैश होगा, उसमें से हम आपको दे देंगे। आप जो बोलिएगा, डेटर बोलिएगा डेटर, स्टॉक बोलिएगा स्टॉक, कैश बोलिएगा कैश, जो मेरे पास इनमें से जो भी मेरे पास रहेगा, आप जो बोलिएगा वो आपका हो जाएगा। लेकिन आज आपको हम इसमें से कुछ नहीं देके क्या वादा कर रहे हैं कि हम दे देंगे, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, पता नहीं, ये तो पता है कि इनमें से कुछ, पर क्या ये ना पता होना इज फ्लोटिंग चार्ज। और जिस दिन वो कंटीजेंसी अराइज हुई, उस दिन आप जैसे ही बोलेंगे कि मेरा सारा डेटर आपका हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि नाउ असेट इज फिक्स्ड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, जब फ्लोटिंग चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। तो इसने कहा कि भाई चार्ज क्या है, तो चार्ज का मतलब यही होता है कि आप बोल सकते हैं कि इट इज द राइट ऑफ क्रेडिटर ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट पे उस क्रेडिटर का अधिकार हो जाना ही तो चार्ज क्रिएट हुआ। तो चार्ज को देखो डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 16 में कि चार्ज एक इंटरेस्ट है, चार्ज लिएन है प्रॉपर्टी के ऊपर, एसेट के ऊपर, या मेरे किसी अंडरटेकिंग या ब्रांच के ऊपर भी हो सकता है, या दोनों के ऊपर हो सकता है, और इसमें मॉर्गेज भी इंक्लूड होता है। यानी चार्जर इज द ब्रॉडर टर्म, जिसके अंदर 3 नाम आ सकता है, प्लेज, हाइपोथेकेशन और मॉर्गेज। अगर हम अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को आपके पास गिरवी रखें तो प्लेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कागजात रख रहे हैं तो मॉर्गेज, और अपने स्टॉक इन ट्रेड के अगेंस्ट आपसे लोन लेंगे तो हाइपोथेकेशन। तीनों का मतलब गिरवी रखना ही होता है। मूवेबल गिरवी रखना जिसमें प्रॉपर्टी ही आपको डिलीवर कर देंगे, प्लेज। इमूवेबल मतलब टाइटल डीड या कागजात आपके पास दे रहे हैं तो मॉर्गेज। मेरे स्टॉक जिसमें हम डील करते हैं, उसी का स्टॉक स्टेटमेंट आपको हर महीने भेजेंगे, जिसके एवज में आप मुझे लोन दीजिएगा, तो हाइपोथेकेशन। पर तीनों हैं तो चार्ज। तो चार्ज का ये मतलब होता है। देखिए चार्ज सेक्शन 2 क्लॉज 16 बोलता है कि चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लिएन। चार्ज क्या है बोलो? चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लिएन ऑन प्रॉपर्टी और asset of the company or any of its undertaking or on both and includes a mortgage। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी क्या होगी? बोल रहे प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है। तुम लोगों के पास नोट्स नहीं है? लो,
तो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, तो बोल रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल इंटेंजिबल कैसे भी हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, इंडिया के बाहर हो सकती है। जैसे मान लो मेरा कोई एसेट है बेटा लंदन में, कहाँ है, तो क्या हम अपनी लंदन वाली प्रॉपर्टी को भी गिरवी रख सकते हैं क्या? आंसर इज यस, वो प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, क्या हुआ अगर वो लंदन में है तो चार्ज आपसे पूछा कि व्हाट इज चार्ज, तो आपको बताना है कि चार्ज यही होता है कि चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लिएन ऑन द एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी और ऑन अंडरटेकिंग और ऑन एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और ऑन बोथ एंड इंक्लूड अ मॉर्गेज। वहां पे एक बात मैंने बोली कि प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है। कितने तरीके का चार्ज होगा बेटा, तो इसने कहा कि भाई चार्ज दो तरीके का होगा, चार्ज या तो फिक्स्ड हो सकता है या चार्ज फ्लोटिंग हो सकता है। चार्ज या तो फिक्स्ड हो सकता है या चार्ज फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स चार्ज का मतलब होता है जब हम किसी आइडेंटिफाइबल एसेट पे, स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज क्रिएट करें, जो आज के दिन में मुझे पता है फिक्स है। देखो लैंड मैंने बोला तो वो तो फिक्स है ना कि यही जमीन है भाई। मैंने कहा बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग भी फिक्स है, ये कहां चली जाएगी। तो बोल रहे हैं कि अब जिस समय आपने चार्ज क्रिएट किया जिस एसेट पे, अगर वो आइडेंटिफाइबल एसेट है, अगर वो स्पेसिफिक एसेट है, तो इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और अभी आपको नहीं पता कि क्या होगा, क्या देंगे आप, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। क्योंकि आज जो स्टॉक है वो उस दिन तो नहीं होगा, स्टॉक होगा, लेकिन वही स्टॉक उस दिन हो जरूरी नहीं है। आज जो डेटर हो वही डेटर आज के 3 साल बाद हो जरूरी नहीं है। तो वो फ्लक्चुएटिंग है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। तो इसने कहा कि भाई चार्ज या तो फिक्स्ड नेचर का हो सकता है या फ्लोटिंग नेचर का हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है जब असेट आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। और जब असेट फ्लक्चुएटिंग है कि जिस दिन कंटीजेंसी हुई उस दिन हम आपको स्टॉक देंगे कि डेटर देंगे कि कैश देंगे कि बैक देंगे, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में कंपनी डील नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर, जबकि फ्लोटिंग असेट जो है उसमें डील कर सकते हैं, क्योंकि वो असेट तो हमारे पास ही है, डेटर स्टॉक तो सब हमारे पास, तो उसमें तो डील करेंगे ही करेंगे। जो फिक्स्ड चार्ज होल्डर होता है, जो क्रेडिटर जिसके पास हमने सामान गिरवी रखा, फिक्स्ड चार्ज होल्डर, वो हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी रखवा के तुमको लोन दिया है। तो फिक्स्ड चार्ज होल्डर इज ऑल्सो ऑलवेज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, जबकि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हमेशा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। फिक्स्ड चार्ज वंस क्रिएटेड इज ऑलवेज फिक्स्ड इन नेचर। फिक्स्ड चार्ज जो एक बार क्रिएट हो गया वो तो हमेशा फिक्स्ड नेचर का ही है, लेकिन आज जो फ्लोटिंग है वो कल कंटीजेंसी अराइज होने पे फिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको आपने कहा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपको डिफरेंस भी वो पूछे तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, या एक लीगल चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज एक इक्विटेबल चार्ज है। इक्विटेबल चार्ज में तो वादा कर रहे हैं आपको। फिक्स्ड चार्ज में कंपनी डील नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। फ्लोटिंग चार्ज में तो हमारा अधिकार है कि डील कर सकते हैं, क्योंकि वो तो असेट फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड चार्ज होल्डर हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। फिक्स्ड चार्ज बिल्डिंग तुम्हारे पास रख के लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उसको तो पता है ये बिल्डिंग उनके पास गिरवी है, तो फिक्स्ड चार्ज होल्डर जो है वो हमेशा सिक्योर्ड होता है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड होता है। फिक्स्ड चार्ज वंस अ फिक्स्ड चार्ज इज ऑलवेज अ फिक्स्ड चार्ज। जो एक बार फिक्स्ड चार्ज है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होता। वंस अ फ्लोटिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड, नोन एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द डिफरेंस, तो आप ये बता सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन यही है कि व्हेन फ्लोटिंग चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ये कब होता है आखिर ऐसा कि फिक्स्ड चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड में। बोल रहे मान लो हमारा जो टर्म्स कंडीशन था चार्ज का वो हमने ब्रीच कर दिया, तो वो बोलेगा ना कि नहीं अभी फिक्स कीजिए कि क्या गिरवी रख रहे हैं, अब आपके फ्लोटिंग पे विश्वास नहीं है। या कोई कंटीजेंसी अराइज हो गई, मेरे यहाँ मेरे वर्कर्स वगैरह लॉकआउट पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, कोई कंटीजेंसी आग लग गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो गोइंग कंसर्न मेरा खतरे में है, तो उस कंडीशन में तो वो चाहेगा ना कि अभी बताओ कि क्या दोगे। तुमने बोला वादा कर रहे हैं कि देंगे,
अब समय आ गया कि वादा को निभाने का। तुमने कहा था डेटर देंगे, स्टॉक देंगे, कैश देंगे, कुछ भी देंगे जो उस दिन होगा। तो अभी बताओ मुझे कि अब मेरा क्या हुआ आज के दिन में। तो इसलिए फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज। बहुत बार बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि फिक्स चार्ज का मतलब है फिक्स्ड असेट्स पे, फ्लोटिंग का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। जो असेट जिस दिन हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो असेट आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड, और जो नहीं है स्पेसिफिक उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। तो ये कहानी अभी जो है लगभग 17 मिनट से हम बता रहे थे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, ये दो बच्चे बाहर गए थे, थोड़ा सा उसको कंपाइल करते हैं। मुझे लोन चाहिए था, हम एक कंपनी है, तो हम लोन ले सकते हैं कहाँ से? बैंक से, पीएफआई से, किसी दूसरे कंपनी से, या मनी लेंडर से, या एनबीएफसी से। मैंने चूज किया बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा भरोसा है कि बैंक कुछ गलत नहीं करेगा, और बैंक कुछ गलत करेगा तो आरबीआई रेगुलेटर बैठा हुआ है। तो हम चले गए बैंक के पास, मैंने कहा कि भाई 5 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि गिरवी क्या रख रहे हो, क्योंकि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि हम आपको आज लोन तो दे दें, लेकिन अगर कल आप लोन न चुका पाए टाइम पे तो हम कैसे रिकवर करें फिर। तो मैंने कहा कि भाई ये बिल्डिंग जो है मेरे पास 20 करोड़ का, अभी मैंने वैल्यूएशन कराया है अपनी बिल्डिंग का, 20 करोड़ का है, तो 20 करोड़ की बिल्डिंग के एवज में तो आप मुझे 5 करोड़ देंगे। उन्होंने कहा अरे 10 करोड़ दे देंगे, लेकिन बिल्डिंग मुझे गिरवी चाहिए। तो हमने टाइटल डीड जो है अपना मॉर्गेज कर दिया आपको। अब मैंने प्रॉपर्टी आपके पास रखी, आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए। फिक्स चार्ज जब भी क्रिएट होता है, चार्ज होल्डर हमेशा सिक्योर्ड होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पास बिल्डिंग है कि लैंड है कि प्लांट मशीनरी है कि फर्नीचर पिक्चर है कि क्या है असेट के नाम पे। आखिर असेट के नाम पे क्या है उसको उसी दिन पता होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। मैंने आपको वादा किया कि अगर कल के दिन में, अभी मैं आपको वादा कर रहा हूं कि कल के दिन में जो भी एसेट के नाम पे होगा वो आपको दे देंगे। तो कहा कि क्या होगा? बोल रहा है जो जिसमें डील करते हैं, स्टॉक होगा, डेटर होगा, कैश होगा, बैंक होगा, जो होगा उस दिन, जिस दिन कंटीजेंसी हुई उस दिन मैं आपको वो दे दूंगा। तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। आज जो डेटर है कल भी वो डेटर रहे जरूरी नहीं है, आज जो एसेट है कल भी वो रहे जरूरी नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो जैसे ही तो जो फिक्स चार्ज होल्डर है वो सिक्योर्ड है, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड है। फिक्स चार्ज वंस क्रिएटेड इज ऑलवेज अ फिक्स, वंस अ फिक्स चार्ज इज ऑलवेज अ फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होता है, वो फ्लोटिंग जब क्रिएट हुआ बाद में वो क्रिस्टलाइज होके फिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। फ्लोटिंग चार्ज हमेशा लीगल चार्ज है, जबकि वो इक्विटेबल वादा है, प्रॉमिस है, हमने वादा किया है। ये आईडी यहाँ पे असेट आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक है कि यही दे रहे हैं आपको, वहां पे असेट अभी आइडेंटिफाइबल नहीं। तो ये कहानी थी चार्ज होता क्या है। अब आ जाइए, सेक्शन शुरू होने जा रहा है। सेक्शन रेंज है 77 to 87 का, और ई फॉर्म्स जो इन्वॉल्व हैं वो 10 ई फॉर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, CHG 1 to CHG 10। अब आ जाइए सेक्शन 77 की कहानी। अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है तो हम सुनाते हैं, एक एक सेक्शन की कहानी सुनाएंगे, उसका क्रक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। कहानी अगर ज्यादा सुनना हो तो मैंने आपको बोला है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बोलें कि आपको इसका डिटेल्ड नोट्स भी चाहिए, तो हम डिटेल्ड नोट्स भी उसका सेंड कर देंगे, जिससे कि अभी जैसे जैसे मैंने आपको फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो वहां लिखा हुआ है, तो वो आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब आइए यहाँ पे सेक्शन 77 क्या बोलता है। सोचो जरा, हम एक कंपनी है, मैंने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख के बैंक के पास लोन लिया है। ये किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात है अपना कि कोई असेट गिरवी रखना, कि छोटी बात है? छोटी बात है। अपना सामान गिरवी रख रहे हो किसी के पास, ये छोटी बात है कि बड़ी बात है कि सामान अब मेरा गिरवी है? और अगर हम कल आपके पास पैसा नहीं थे तभी तो लोन लेने गए, और नहीं तो अगर कम वैल्यू का लोन चाहिए तो लोन क्यों लेने गए थे? आपके पास तो था ही पैसा, टैक्स बचाने के लिए लोन लेंगे क्यों? फिर उसको अच्छा लोन लेंगे तो लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे। आप तो बात कर रहे हैं प्रिटेंडेड लोन का कि हम एक कुछ कंपनी ही बना लेंगे, नहीं तो हम कहीं कहीं से लोन लेते रहेंगे। लोन लेंगे तो लोन का रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, और लोन का अगर रीपेमेंट नहीं करेंगे और कंपनी बना के ऐसा करेंगे तो कॉर्पोरेट वेल नाम का कोई कॉन्सेप्ट है?
आप जितना गलत सोचेंगे उससे ज्यादा डिपार्टमेंट सोचेगा कि कहां कहां गलत सोच सकता है आदमी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में इवेजन का चांस है। करंट ईयर में तुम इनकम कमाते हो, नेक्स्ट ईयर में तुमसे टैक्स ले रहे हैं, कमाते तुम अकेले हो, रिटर्न पूरे परिवार का जा रहा है, टैक्स इवेजन हो सकता है। लेकिन जहां इनडायरेक्ट है भाई, कोई भी खाएगा बिस्किट सबको टैक्स देना पड़ेगा। पार्ले जी 5 रुपया कमाने वाला भी खाए तो भी टैक्स चुका के जीएसटी खाएगा, नहीं कमाने वाला भी खाए तो भी देना पड़ेगा, करोड़ रुपया कमाने वाला खाए तो भी देना पड़ेगा। तो वो तो फिक्स है, वो तो सबको देना पड़ेगा। पानी का बॉटल तुमको जितने में मिलता होगा मुझे भी उतने ही में मिलता होगा, एक भिखारी जाएगा उसको भी उतने में ही मिलेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट को आ रहा है तो जीएसटी से आ रहा है, हर चीज में जीएसटी है। और दूसरा कोई चांस ही नहीं है स्किप करने का। अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो जीएसटी में उन्होंने कहा कि ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज आर गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज एंड इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, और बाकी जितना गुड्स वाला है स्टॉक, शेयर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप सब डाल दिया उधर डेफिनेशन में। सर्विस में बोला कि जो गुड्स नहीं वो सब सर्विस। तो कहां छोड़ा क्या है जीएसटी? या तो गुड्स दो नहीं तो सर्विस दो, नाम ही जीएसटी है। या तो गुड्स नहीं तो सर्विस। फिर आपको पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर सप्लाई, हर एक चीज को ही बोला सब विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप लेते हैं गुड्स तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में शेड्यूल 1 में बिना कंसिडरेशन के भी लीजिएगा तो 4 केस में सप्लाई मान लेंगे। अगर आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी नहीं लीजिएगा तो भी सप्लाई मान लेंगे। और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि सारा सप्लाई है, मेड और अग्रीड टू बी मेड है, कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी मान लें। कहीं छोड़ा है डेफिनेशन में कुछ उसने? हर चीज को या तो गुड्स है या सर्विस है बोल दिया। निगेटिव लिस्ट अलग से जारी किया शेड्यूल 3 में कि ये निगेटिव लिस्ट है, लेकिन डेफिनेशन में कुछ नहीं छोड़ा। डेफिनेशन में बोला एक्शनेबल क्लेम, निगेटिव लिस्ट में जाके बोला कि केवल 6 ही एक्शनेबल क्लेम है जिस पे टैक्स देना है तुमको। तो क्यों एक्शनेबल क्लेम को लाया? क्योंकि फर्दर और हो सकता है एक्शनेबल क्लेम में चीजें जुड़े तो बार बार गुड्स का डेफिनेशन थोड़ी अमेंड करेंगे, तो सारा इधर डाल दिए। फिर उधर निगेटिव लिस्ट बोला अच्छा ये छोड़ दो, अच्छा ये छोड़ दो, अच्छा ये अभी ये छोड़ दो, ये अभी छोड़ो, हो सकता है बाद में इसको हम गुड्स में शामिल कर लें। 6 ही एक्शनेबल क्लेम तो है जिस पे टैक्स लगता है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन आपका जो जा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जो ड्रीम 11 ये सब पे भी जीएसटी लगेगा। उसके अलावा कैसीनो में भी आपको लगेगा, आप जाके खेलिए तो। और उसके बाद हॉर्स रेसिंग, 6 एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है लॉ के अंदर। तो बोल रहे हैं कि भाई क्यों, जब पूरा 6 ही को करना था तो एक्शनेबल क्लेम क्यों डाले? इसलिए डाले कि गुड्स का डेफिनेशन बाद में अमेंड न करना पड़े। बाद में बोलते रहेंगे कि ये भी हो गया शामिल, ये आज 6 है कल 16 हो जाएगा, कल 36 हो जाएगा, तो डेफिनेशन तो अमेंड नहीं करना पड़ेगा वहां पे। तो कुछ छोड़ा तो है नहीं उसने। तो यहाँ पे भी टैक्स इवेजन तो छोड़ दीजिए, अब टैक्स इवेजन का मामला ही खत्म कर रहा है डिपार्टमेंट कि टैक्स इवेड कहाँ कीजिएगा, या तो गुड्स लीजिएगा नहीं तो सर्विस लीजिएगा नहीं तो इनकम होगा, तीनों कवर। तो टैक्स इवेजन क्या होगा? इज्जत से कमाइए, इज्जत से सरकार को दीजिए। और सब कोई टैक्स इवेजन कर लेगा तो रोड अच्छा कहां से आएगा, बिजली पानी आएगी कहां से, हॉस्पिटल कहां, सबको इलाज कराना है फ्री में। नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे सरकारी में। डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है वो सरकारी नौकरी तो कर रहा है, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके पढ़ाता है अपना बच्चा हॉस्पिटल में, अब स्कूल में, सरकारी स्कूल में कराता है अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में। क्यों? तुम तो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं है कि तुम इलाज नहीं करवा सकते हो वहां अपना? नौकरी सबको चाहिए सरकारी, काम नहीं चाहिए सरकारी डिपार्टमेंट का किसी को। उसके लिए प्राइवेट लोग मरे, लेकिन नौकरी सबको चाहिए सरकारी। चाहिए कि नहीं बोलो? तो टैक्स इवेजन तो अब गया। अब टैक्स इवेजन तो केवल हम ही लोग करवा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो अब गया। टैक्स इवेजन का जो मामला था ना, लीकेज, पूरा जीएसटी खत्म कर दिया लीकेज को लाके। तो बोल रहा है इसने, क्या बोला कि क्यों कराए रजिस्ट्रेशन, चार्ज का रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाए? देखो,
कंपनी का कोई एसेट किसी के पास गिरवी है, ये बड़ी बात। आपने कहा कि टू मच लीगल कंप्लायंस, भाई हर चीज आपको आरओसी को बताना है। तो जब आपका कोई एसेट गिरवी हो गया तो ये बात नहीं बताइएगा आरओसी को। तो इसने कहा कि सुनो, अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 2018 और ऑनवर्ड, मतलब 2 नवंबर या उसके बाद अगर आपका कोई एसेट गिरवी है, तो 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ आरओसी के पास जाके। फॉर्म लेके जाना या तो CHG1 या CHG9। CHG1 फॉर्म जाता है अदर देन डिवेंचर के लिए, और अगर आपने किसी से लोन लेके उसको डिवेंचर इशू किया है तो CHG9 जमा करना होगा। ऑन एंड आफ्टर 2 नवंबर 18 अगर चार्ज क्रिएट हुआ है तो कंपनी CHG1 या CHG9 लेके आरओसी के पास जाए चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर, तो नॉर्मल फी के साथ आरओसी रजिस्टर कर लेगी। 30 दिन बीत गए, कंपनी नहीं जा पाई, तो नेक्स्ट 30 डेज में जाइए, एडिशनल फी देके करा लीजिए रजिस्टर। 30 दिन नॉर्मल फी, पहले 30 दिन नॉर्मल फी, नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी, नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फी के साथ जाइए। एड वैलोरम होता है एज पर वैल्यू, जितना ज्यादा वैल्यू होगा चार्ज असेट का उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का चार्ज। तो सेक्शन 77 यही कहानी बोलता है आपसे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, कंपनी जाएगी आरओसी के पास, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर CHG1 या CHG9 लेके, ठीक है। और अगर 30 दिन के अंदर जाएगी तो नॉर्मल फी में काम हो जाएगा, नहीं जा पाई तो नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी देके करवाइए, और नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज में एड वैलोरम फी देके रजिस्टर कराइए चार्ज। क्योंकि अगर नहीं कराए चार्ज रजिस्टर तो चार्ज हो जाएगा वॉइड, चार्ज होल्डर हो जाएगा अनसिक्योर्ड। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लोन का वो तो वैलिड रहेगा, जो लोन लिए हैं वो तो आपको लोन रिपेमेंट करना ही होगा, लेकिन जो चार्ज होल्डर है वो तो अनसिक्योर क्रेडिटर हो गया ना, और चार्ज वॉइड हो गया। और कंपनी को 5 लाख रुपए का जुर्माना और ऑफिसर को 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, और सेक्शन 447 फ्रॉड का केस भी बनेगा। बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कॉन्सिक्वेंस, 4 परिणाम। चार्ज वॉइड हो जाएगा, चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा, कंपनी को 5 लाख का जुर्माना और ऑफिसर को 50,000 का जुर्माना भुगतना होगा, और 447 फ्रॉड। इसके लिए अलग से पेनल्टी के लिए सेक्शन 86 दिया हुआ है यहीं पे। तो सेक्शन 77 समझ आया कि नहीं, पहले ये बोलिए, एक एक करके समझेंगे कि एक सेक्शन। सेक्शन 77 समझ में आ गया सारे बच्चों को? बोलो। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, अगर चार्ज ध्यान से देखिए अमेंडमेंट हुआ था 2 नवंबर 18 या उसके बाद चार्ज क्रिएट हुआ है तो ये प्रोविजन है, उसके पहले था 30 दिन नहीं तो 300 दिन। तो अब चूंकि 300 दिन बीते भी हुए भी खत्म हो गया तो ट्रांजिशन ही खत्म हो गया, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, और वो आपसे कभी पूछेंगे भी नहीं कि 2 नवंबर से पहले का बताओ, आपसे पूछेंगे वो 2 नवंबर 18 के बाद का। तो बताइए मुझे, अगर चार्ज आपने क्रिएट किया है 2 नवंबर 18 या ऑनवर्ड, उस दिन भी या उसके बाद भी, तो बताइए कंपनी को कितने दिन के अंदर आरओसी के पास जा होगा ना होगा रजिस्ट्रेशन? 30 डेज विथ नॉर्मल फी। फॉर्म का नाम बोलिए, कौन सा फॉर्म लेके जाएंगे? CHG1 और CHG9। तुम्हारा कहाँ है? कहां से लाना भूल गए? अभी आज मिला है तो भूलोगे कैसे? हर दिन मिलेगा तो तुमको क्या लग रहा है तुम डिपॉजिट ही अभी पढ़ रहे हो? डिपॉजिट के बाद डिविडेंड खत्म हो गया, आज चार्ज में है। छोटे चैप्टर तो एक ही क्लास में खत्म करेंगे बेटा, तीसरे दिन आओगे तब तो कहानी बदल चुकी होगी। फास्ट ट्रैक पूरा डाला हुआ है उधर यूट्यूब पे, नोट्स ले लीजिए यहाँ लास्ट क्लास का भी, और फास्ट ट्रैक देखिए। फास्ट ट्रैक का मतलब ही यही है कि उसको आप बेनिफिटेड हो, अदरवाइज आपको जितनी कहानी पढ़नी थी वो तो पढ़ के ही बैठे हैं, उस कहानी को जल्दी रिवाइज करना है ना, ठीक है। तो चलो सेक्शन 77 बोलेंगे सारे बच्चे कि बताओ
तो इसका क्या सेक्शन क्या है, सेक्शन 77 में क्या दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय द कंपनी। कंपनी जो है बेटा एप्लीकेशन दे रही है चार्ज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरओसी को। तो आपने कहा कि अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर या ऑनवर्ड, 2 नवंबर या उसके बाद, तो बताइए फॉर्म कौन सा लेके जाएगी, CHG1 और CHG9। CHG1 होता है अदर देन डिवेंचर और CHG9 होता है फॉर डिवेंचर। कितने दिन के अंदर जाएगी चार्ज क्रिएट होने के, 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर जाए तो फी कैसा लगेगा, नॉर्मल। और अगर 30 दिन बीत गए तो फिर भी जा सकते हैं क्या, बोला हाँ अभी भी तुम रजिस्टर करा सकते हो, नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी लगेगा। क्या लगेगा बोलो, एडिशनल। और अगर फिर और 30 दिन भी बीत गए नॉर्मल, 30 दिन भी बीत गए एडिशनल, फिर भी अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नेक्स्ट 60 डेज कैसा फी लगेगा बोलो, एड वैलोरम फी के साथ करा सकते हैं। यही था पूरा सेक्शन। अब आ जाइए सेक्शन 78, पूरी कनेक्टिविटी है। सेक्शन 78 बोलता है कि अगर कंपनी नहीं कराया 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर, तो चार्ज होल्डर भी करा सकता है। अब चार्ज होल्डर बेचारा डरा हुआ है, बैठा हुआ है, भाई कंपनी तुम जा क्यों नहीं रहो चार्ज रजिस्टर कराने, क्योंकि अगर तुमने चार्ज नहीं कराया रजिस्टर तो चार्ज वॉइड हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और कल अगर तुम्हारी कोई खराब स्थिति आ गई तो हमें भी तो उधर लाइन में लगना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड के लाइन में। सिक्योर्ड के लाइन में तो भाई हम पहले ना खड़े होते हैं, अनसिक्योर्ड से आके पहले हम लेंगे सिक्योर्ड है। और ऐसे तो मुझे भी अनसिक्योर्ड के लाइन में जाके खड़ा होना पड़ेगा कि भाई ये अनसिक्योर्ड है तो चलो हम भी उसी लाइन में लगे। तो ऐसे तो कम से कम मेरा लाइन अलग होता। तो इधर डर के बैठा हुआ है बेचारा चार्ज होल्डर कि कंपनी तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कितने दिन तक वेट करेगा, 30 दिन। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 डेज में वेट करेगा कि कंपनी तो करा ही लेगी चार्ज रजिस्टर। लेकिन अगर बीत गया 30 दिन तो नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी, नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फी। टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं बोला है इंस्टीट्यूट ने, तो हम वही मानेंगे कि चार्ज होल्डर को भी उतना ही समय मिलेगा जितना कि कंपनी को मिला है। फॉर्म वही लगेगा CHG1 या CHG9। तो हम लोगों ने दे दिया एप्लीकेशन। अब सोचो जरा, जब चार्ज होल्डर गया होगा कंपनी आरओसी के पास कि वो कंपनी टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, हम ICICI बैंक है, उन्होंने अपना ललिता पार्क बिल्डिंग हमारे पास गिरवी रख दिया, आप चार्ज रजिस्टर कर लो, तो क्या आरओसी इमीडिएटली चार्ज रजिस्टर करेगी कि कंपनी से भी क्रॉस पूछेगी, सो कॉज नोटिस देगी, कंपनी को बोलेगी, सो कॉज नोटिस भिजवाएगी और बोलेगी कि भाई कंपनी चार्ज होल्डर आया है, बोल रहा है कि तुम्हारा असेट उसके पास गिरवी है, तो क्यों नहीं कराया रजिस्टर चार्ज अभी तक। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो 14 दिन के अंदर आरओसी चार्ज रजिस्टर कर लेगा। और अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि हम खुद ही करा लेंगे, मेरे सारे डायरेक्टर ही बह गए, पानी आया बह गए थे, वो शिमला गए थे, सबके सब मर गए इसलिए नहीं हो पाया, तो अगर या तो तुम सफिशिएंट कॉज बताओ, और अगर सफिशिएंट कॉज नहीं बताओगे तो फिर रिजेक्ट करेंगे तुम्हारा। ये देखिए कहानी लिखी हुई है सेक्शन 78 में, पढ़ा जाए, पढ़िए सेक्शन 78। निकी, अगर आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं तो आ जाइए बेटा, अभी आपको चार्ज का और डिविडेंड का मिल जाएगा। चार्ज और डिविडेंड तो तुरंत मिल जाएगा, मेरे पास है क्योंकि सेक्शन 78 बाय चार्ज होल्डर। कंपनी फेल कर गई अगर 30 दिन के अंदर, तो चार्ज होल्डर नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी देके और वही फॉर्म CHG1 या 9 लेके बेटा चला जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज में एड वैलोरम फी देके कर सकता है। आरओसी सो कॉज नोटिस भेजेगी कंपनी को, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चार्ज रजिस्टर कर लिया जाएगा 14 दिन के अंदर, और अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर रिजेक्ट करेंगे चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन को। और आरओसी अगर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई चार्ज हुआ है और उसने अगर रजिस्टर कर लिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा इन CHG2। आरओसी इशू CHG2 टू कंपनी। ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है क्रिएशन ऑफ चार्ज का।
सर्टिफिकेट इशू कर देगा CHG 2 में। 3 ई फॉर्म हो गए, यहीं पे देख लो। आप एप्लीकेशन लेके गए CHG 1 या 9 में, सर्टिफिकेट मिल गया CHG 2 में। ठीक है, बात यहां तक ठीक है। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 18 या ऑनवर्ड, तो 30 दिन के अंदर कंपनी को CHG 1 या CHG 9 ROC को सबमिट करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर कर देती है तो नॉर्मल फी के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं कर पाती तो नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी, नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फी देके करना होगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाती फर्स्ट 30 डेज में, तो भाई चार्ज होल्डर 30 दिन तक ही वेट करेगा और उसके बाद चार्ज होल्डर बेचारा चला जाएगा, फिर से सेम फॉर्म लेके जाएगा CHG 1 या CHG 9। ROC इमीडिएटली नहीं करेगी रजिस्टर, कंपनी से पूछेगी सो कॉज नोटिस देके कि भाई कंपनी जब असेट गिरवी रख के आए हो तो बता क्यों नहीं रहे, मुंह दिखलाने लायक नहीं हो क्या कि असेट गिरवी रख के आए हैं। आ गया चार्ज होल्डर, क्या करें? कंपनी ने कहा कर लो रजिस्टर, तो 14 दिन के अंदर कर लेगा। कंपनी ने कहा भाई हमारी स्थिति यही नहीं थी, हमारा तो अभी नया नया अपॉइंटमेंट हुआ, बाकी सब पुराने भूतपूर्व हो चुके हैं हमारे, तो उस केस में कोई सफिशिएंट कॉज बताओगे तो फिर चार्ज होल्डर का एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, और नहीं तो 14 दिन के अंदर कर लेगी रजिस्टर। और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, सर्टिफिकेट होगा CHG 2। बात ठीक है, यहां तक कहानी। आगे बढ़िए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने में इतना छोटा लग रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बहुत बार यहीं तक ICAI स्ट्रिक्ट हो जाता है, आगे पूछने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में कुछ, यहीं पर रुक जाता है कॉन्सिक्वेंसेस में। नहीं कराएंगे चार्ज रजिस्टर तो क्या होगा परिणाम? नहीं कराएंगे चार्ज रजिस्टर तो क्या होगा परिणाम? क्या होगा परिणाम? पहला परिणाम है बेटा कि चार्ज तो वॉइड हो जाएगा, ये जो आप चार्ज क्रिएट किए वो तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुआ है, बताया नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है, तब तो वॉइड हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है? सोचो जरा, क्यों जरूरी है चार्ज रजिस्टर कराना? क्यों चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है? अगर हमने ना चार्ज रजिस्टर कराया हो तो सेम असेट को हम अलग अलग लोगों के पास गिरवी रख के लोन ले सकते हैं कि नहीं? अगर मैंने चार्ज रजिस्टर करा दिया तो आप पढ़ के आए हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने कहा कि वंस आप कोई डॉक्यूमेंट जैसे ही ROC को सबमिट करते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी व्यक्ति प्रिस्क्राइब फी देके उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। तो अगर मैंने कोई असेट गिरवी रखा है ROC के पास, नोटिस दिया है ROC को, रजिस्टर है चार्ज, तो वो तो कोई भी आदमी कर्जा देने से पहले मुझे देखेगा ना कि इनका कोई असेट गिरवी है कि नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता और हम बेईमान इंसान होते तो हम हो सकता है सेम बिल्डिंग अलग अलग 10 लोगों के पास गिरवी रख के लोन उठा लेते और हम हो गए डिफॉल्टर, कल दिवालिया। तो भाई पैसे इतने हैं, लेनदार इतने, देनदार दिवालिया, और असेट मात्र यही है, तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई असेट गिरवी रखते हो तो ये बात ROC को बताओ, क्योंकि अगर ROC के पास वो रजिस्टर है, उसके पास ये जानकारी है, डिम्ड, आपने कहा ना कि सेक्शन 80 आपका ये बोलेगा अभी कि आप जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट वहां जमा कर देंगे वो डिम्ड नोटिस टू पब्लिक हो जाता है, मान लिया जाता है कि पब्लिक को जानकारी हो गई हो, अब पब्लिक न पढ़ के आया हो तो पब्लिक की गलती। कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही नहीं बोलता है कि आप जैसे ही एक बार कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है और डिम्ड मान लिया जाता है कि पब्लिक को जानकारी होगी। पब्लिक जानकारी नहीं लेके आए है तो गलती किसकी? पब्लिक की। भुगतेगा कौन? पब्लिक। तो भाई परिणाम क्या है? अगर आपने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो पहला परिणाम चार्ज वॉइड हो जाएगा, चार्ज होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लोन का कि मैंने आपसे 10 लाख लोन लिया, 10 करोड़ लोन लिया, वो वैलिड रहेगा, वो लोन तो चुकाना ही होगा। असेट नहीं गिरवी रखे तो वो बेकार हो गया, वो चार्ज ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज क्रिएट रजिस्टर नहीं हुआ तो वो चार्ज ही नहीं हुआ, वॉइड है। और चार्ज होल्डर क्या है? अगर चार्ज रजिस्टर होता तो चार्ज होल्डर क्या होता? चार्ज होल्डर मतलब जिसने लोन लिए हैं, क्रेडिटर को ही तो चार्ज होल्डर बोल रहे हैं, जिसने लोन दिया है उसी को तो बोल रहे हैं चार्ज होल्डर। मैंने अपना एसेट बैंक के पास गिरवी रखा तो बैंक को क्या बोल रहे हैं? चार्ज होल्डर। बैंक को क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर। तो अगर अब सोचो जरा
कि मैंने जो चार्ज क्रिएट किया वो तो वॉइड हो गया, चार्ज होल्डर बेचारा अनसिक्योर्ड हो गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लोन का बनाया है एग्रीमेंट वो तो वैलिड रहेगा, लोन तो चुकाना ही होगा। और कंपनी को 5 लाख का जुर्माना और ऑफिसर्स को 50,000 का जुर्माना। और ऐसा नहीं कर, अगर नहीं चार्ज रजिस्टर हुआ तो तुम ही तो नहीं करा रहे हो, यानी तुम जानबूझ के ही तो हो रहा है ये सब। तो अगर जानबूझ के ये कांड किए हो भाई तो तुमको बोलेंगे कि तुम फ्रॉड किए अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बोलिए, पहला चार्ज वॉइड हो गया, चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन वैलिड होगा और कंपनी को 5 लाख का जुर्माना और ऑफिसर्स को 50,000 प्लस 447। बात ठीक है। सेक्शन 86 में कुछ नहीं था, यही था पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर। अगर आप इस पूरे चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 6 है चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो अगर आप इस पूरे चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो पनिशमेंट वही है जो भी आप ऊपर देख के देखिए। तो पनिशमेंट, एक ही पनिशमेंट का सेक्शन इसलिए याद होना जरूरी है, जिस चैप्टर में एक ही पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उसी चैप्टर में याद करना होगा। जिसमें बहुत सारे हैं तो तुम छोड़ दो, बहुत सारे याद करके कंफ्यूज होने से अच्छा सबको छोड़ देना। लेकिन पूरे चैप्टर में अगर एक है, जैसे अगर आपको याद हो तो एक ही तो पेनल्टी है सेक्शन 76A, इसलिए याद किए, इसलिए याद किए। अगर हम आए आपके डिविडेंड चैप्टर में, तो डिविडेंड चैप्टर में कंपनी का 127 में 30 दिन के अंदर नहीं किए तो कंपनी को 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और ऑफिसर को 1,000 रुपया का जुर्माना, 2 साल की जेल, 2 साल की जेल। और अगर उडा में नहीं भेजे वहां से 7 दिन के अंदर 30 दिन के बाद तो 12% पर एनम। तो पेनल्टी के नाम पे तो इतनी बात पढ़े थे। तो अगर जो छोटे छोटे चैप्टर एक एक पेनल्टी हो तो वो याद कर लो। बड़े चैप्टर्स जहां आएंगे हम नहीं उतना याद कर पाएंगे, कम थोड़ा कर लेंगे, क्या दिक्कत फिर वहां पे याद। बात ठीक है। तो सेक्शन 86 क्या था बोलो? कंपनी को कितना और ऑफिसर्स को कितना? कंपनी को 5 लाख, ऑफिसर को 50,000 प्लस 447 फ्रॉड। 4 सेक्शन खत्म हो गए। सेक्शन 77 कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं तो 78 चार्ज होल्डर को कराना है, और नहीं तो 86 में लग जाएगी पेनल्टी। 3 ही खत्म हुए। अच्छा 80 हम डीम्ड नोटिस सोच रहे हैं, चलो अब कराइए। देखो ना ये तो खत्म ही हो गया, सेक्शन 80 देखो खत्म हो गया। अभी 80 की कहानी बोली मैंने। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज वंस रजिस्टर, जैसे ही आपने चार्ज रजिस्टर कराया क्या मान लिया जाता है? डीम्ड नोटिस टू पब्लिक, जनता को जानकारी हो जाएगी। जनता मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले ये देख क्या है कि कोई असेट गिरवी है कि नहीं। बोल रहे नहीं नहीं देखे तो हम अनपढ़ थे। ए भाई तो जिसको आता है पढ़ने उसे पढ़वाओ ना, सीएमए के पास जाओ, जिसको पढ़ने आता हो उसे पढ़वाओ। तुम बीमार होते हो तो अपने इंजेक्शन लेके आ जाते हो कि लगा लेंगे इंजेक्शन। बोला नहीं हम तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। तो यहाँ भी उस व्यक्ति के पास जाइए जो एक्सपर्टीज है जिसको इस बात में, उसे जाके पढ़वाइए, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता। कोई आदमी ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि वो तो अंगूठा छाप है उसको नहीं आता है पढ़ने। तो बोला तो नहीं आता है तो कम नहीं आता है आपको पढ़ने, तो पढ़वाने तो आता है ना, पैसा देके पढ़वा लेते, खुद ही थोड़ी इलाज कर लीजिएगा। जैसे इलाज करने कहाँ बीमार होते तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताता है ना कि भाई क्या टेस्ट कराना है नहीं कराना है। तो यहाँ सीए बताएगा पढ़ के, आप क्या टेंशन ले रहे हैं इतना? उसको फीस थोड़ा ढीला कीजिए, बहुत मेहनत कर करके पढ़ा है। तो फालतू में तो कंसल्टेंसी नहीं देने वाला है। बात करना है तो बात करने का पैसा लगेगा, यहाँ फालतू में बात नहीं हो पाएगा। तो वही बात बोल रहे हैं, डिम्ड नोटिस टू पब्लिक। एक बार जैसे ही नोटिस दिए मान लेंगे कि किसको पता चल गया, जनता जनार्दन। सेक्शन 80 एक लाइन का ही सेक्शन। अब आ जाइए सेक्शन 79 का नाम है मोडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। इसको देखिए, कुछ याद आ रहा है कहानी? सेक्शन 79 में एक बार आप खुद देखिए, एक बार हम कहानी बोलेंगे। modification of charges, modification of charges।
modification of charges. What is modification? चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह में चेंज हो जाना ही मॉडिफिकेशन होगा. जो इस टर्म्स कंडीशन पे हमने चार्ज लिया था लोन और जो चार्ज क्रिएट किया था उसमें किसी तरीके का चेंज हो जाना मॉडिफिकेशन हो जाएगा चार्ज में. तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है? बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट में चेंज होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होना मॉडिफिकेशन. लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है और उसमें चेंज होता है तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं मानते हैं. क्यों? क्योंकि जब जब बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ होगा तब तो जनता को पता चल ही गया होगा. वो तो डिम्ड है कि बैंक का कुछ भी है तो जनता को पता ही है. नहीं पता है तो मान लिया जाएगा कि पता है. तो बैंक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होना इज मॉडिफिकेशन, आपने कहा यस. क्वेश्चन ने पूछा क्या बैंक रेट में चेंज होना भी क्या मॉडिफिकेशन है क्या? तो आंसर इज नो. बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं मानते. बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंज होने को मॉडिफिकेशन नहीं मानते. बाकी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो उसको मॉडिफिकेशन मानेंगे. दूसरा, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज हो गया. पहले पेमेंट करना था मंथली मंथली, अब करना है क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज हो गया. तो ये भी चेंज है. टेन्योर में पहले लिए थे 5 साल के लिए, उसको बढ़ा के कर दिए 10 साल. टेन्योर टाइम पीरियड चेंज हो गया, वो भी चेंज है. अमाउंट पहले लिए थे जितना लोन 1 करोड़ और ज्यादा लोन ले लिए, अमाउंट चेंज हो गया, ये भी चेंज है. या तो अब क्या होगा? जैसे ही चेंज होगा हमें सेम प्रोसेस सेक्शन 77 वाला फॉलो करना होगा. CHG 1 या 9 लेके जाना होगा रजिस्ट्रार के पास और वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करेगा CHG 3 फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस. तो यही कहानी है. एक बार फिर से पढ़िए कि क्या क्या चेंज. यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट में चेंज होना को मॉडिफिकेशन नहीं मानते. बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंज होने को मॉडिफिकेशन नहीं मानते. सेक्शन 79 modification of charges. बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, रिपेमेंट शेड्यूल चेंज हो जाए, टेन्योर चेंज हो जाए, अमाउंट चेंज हो जाए, सब चेंज है बेटा. टर्म कंडीशन चेंज हो जाए, सब चेंज है. लेकिन बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंज को चेंज नहीं मानते और आपको सेम प्रोसेस 77 वाला फॉलो करना होगा. CHG 1 या 9 लेके जाना होगा. रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि अच्छा ये चेंज है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा. सर्टिफिकेट होगा CHG 3. तो अभी तक 4 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ा आपने. एप्लीकेशन लेके गए तो CHG 1 और 9, नई कंपनी नहीं गया तो चार्ज होल्डर भी CHG 1 9, सर्टिफिकेट मिला क्रिएशन का CHG 2, मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट से. ध्यान रखना, जब जब आप जाएंगे तो एप्लीकेशन, वो जो इशू करेगा सर्टिफिकेट. आप जब जब जाएंगे एप्लीकेशन लेके तो एप्लीकेशन, आप या हम मतलब चार्ज होल्डर या कंपनी जाएगी तो एप्लीकेशन, ROC जो इशू करेगा सर्टिफिकेट. तो CHG 2 में क्रिएशन ऑफ चार्ज, CHG 3 में मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट. रजिस्टर का 2 सेक्शन है, 81 85, याद है आपको? ROC जो मेंटेन करेगा रजिस्टर वो 81 में मेंटेन करेगा MCA के वेबसाइट पे, और जो कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर 85 में. यहां पहले रजिस्टर देखिए, 2 सेक्शन है रजिस्टर का. रजिस्टर ROC भी मेंटेन करेगा और कंपनी भी मेंटेन करेगी. ROC MCA के वेबसाइट पे मेंटेन करेगा और कोई भी बंदा प्रिस्क्राइब फीस पे करके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है. तो 81 है रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय ROC ऑन MCA वेबसाइट. सेक्शन 81 बोल रहा है कि ROC रजिस्टर मेंटेन करेगा चार्जेस का MCA की वेबसाइट पे. ठीक है, और कोई भी प्रिस्क्राइब फी देके और उसका इंस्पेक्शन करना चाहे तो कर सकता है. ये था 81. 85 इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे.
कंपनी बेटा रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी CHG 7 में, क्या में? CHG 7 में। और ये रजिस्टर कहां मेंटेन होता होगा? सोच के बोलो। रजिस्टर्ड ऑफिस। AGM कहां होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। जब कुछ भी ना समझ में आए जीवन में तो रजिस्टर ऑफिस इज द आंसर। और डेज में कुछ याद ना आ रहा हो तो 30 डेज इज द आंसर। याद तो आ ही नहीं रहा तो 30 दिन लगा दो, क्योंकि मैक्सिमम केस में आंसर इज 30 डेज। तो 1% अगर तुक्का भिड़ंत हो रहा है तो वो 30 का तुक्का भिड़ंत फिर भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में, फॉर्म होगा CHG 7। इसमें कौन एंट्री करता है? बोल रहा है या तो कंपनी सेक्रेटरी और नहीं तो डायरेक्टर जिसको कि ऑथराइज किया गया हो। कितने साल तक रखना है ये रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करके? परमानेंटली प्रिजर्व, परमानेंटली प्रिजर्व करेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ज था, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, वो 8 साल तक रखिएगा, जब चार्ज का रिपेमेंट कर दीजिएगा। मतलब आपने एसेट गिरवी रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है ना, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज 8 साल तक मेंटेन होता है। कब से? जिस दिन चार्ज का पेमेंट कर दिए हो तब से, फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जिस दिन सेटिस्फैक्शन मतलब रीपेमेंट, फुल रीपेमेंट ऑफ लोन करके और अपना एसेट छुड़ा लेना, इज नोन एज सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो बोल रहा है कि भाई सुनो, रजिस्टर के बारे में इतनी कहानी। पहला, रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस में, CHG 7 में उसको एंट्री उसमें करता है कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर ऑथराइज होता, अप्रूव्ड नहीं, उसको काट के कर दो ऑथराइज। डायरेक्टर अप्रूव्ड नहीं, डायरेक्टर ऑथराइज्ड। डायरेक्टर ऑथराइज, ठीक है। और कितने दिन तक प्रिजर्व करेंगे रजिस्टर ऑफ चार्ज? परमानेंटली। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है वो 8 साल फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इंस्पेक्शन कब कर सकते हैं? बिजनेस आवर में। बिजनेस आवर किसको मानते हैं? 9 AM to 6 PM, सुबह के 9 बजे से शाम को 6 बजे को क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस। तो यही कहानी थी। अभी तक आपने कितने सेक्शन पढ़े? 77, 87, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 6 सेक्शन पढ़ लिए। 6 सेक्शन को एक बार रिकॉल कीजिए। 6 सेक्शन को एक बार रिकॉल करेंगे तो फिर 4 और बचे हुए हैं। एक में सेटिस्फैक्शन करेंगे। अब सोचो जा, एक बार सुन ही लो, फिर तुम सभी पूरा याद करके सुनेगा। सुनो, सेटिस्फैक्शन मतलब जो लोन लिया है और असेट गिरवी रखा है, क्या चार्ज होल्डर ललचाई नजरों से असेट को आजीवन देखता रहे कि कब तक तुम नहीं पेमेंट करोगे मेरा हो जाएगा असेट? ललचाई नजरों से देखता रहे कि उसका पेमेंट करके छुड़ाइएगा? छुड़ाएंगे। तो जब फुल पेमेंट कर देंगे तो उसको बोलेंगे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो जब तुमने ये बताया कि तुमने असेट गिरवी रखा है तो ये नहीं बताओगे कि तुमने फुल रीपेमेंट कर दिया है। तो एप्लीकेशन लेके जाइए CHG 4 में ROC के पास। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जिस दिन आपने फुल पेमेंट कर दिया होगा वहां से 30 दिन के अंदर CHG 4 लेके जाइए ROC के पास कि पेमेंट कर दिया। सोचो जरा, सोचना यहां पे 1 मिनट। जब चार्ज होल्डर गया था कि रजिस्टर कर लो चार्ज, तो उसने क्रॉस चेक किया था कंपनी से। तो इस बार जब कंपनी बता रही है कि फुल पेमेंट कर दिया तो चार्ज होल्डर से क्रॉसली पूछेगा कि नहीं, सो कॉज नोटिस देके कि ये बताओ कि क्यों ना सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करें। ये तो बोल रहा है कि पूरा पेमेंट करके आया, तो फिर से सो कॉज नोटिस भेजेगा। देखो यहाँ पे दो डेट, पहला 30 दिन के अंदर CHG 4 लेके जाइए जिस दिन पेमेंट कर दिए, नॉर्मल फी, नहीं तो पूरे 300 मिलेंगे उसी दिन जिस दिन पेमेंट किए हैं। 300 दिन के अंदर एडिशनल फी के साथ सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कराइए। और जब आप उनके पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो वो तुरंत रजिस्टर नहीं करेंगे, वो चार्ज होल्डर से पूछेंगे कि कंपनी बोल रहा है कि पूरा पेमेंट कर दिया, बताओ चार्ज होल्डर पूरा पेमेंट किया है कि नहीं किया है। सो कॉज नोटिस दिए, चार्ज होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हाँ हाँ दे दिया, तो 14 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेंगे फिर से।
और अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे कि भाई चुकाए हो नहीं, आके बोल रहे हो कि पेमेंट कर दिए। यही था सेक्शन, एक बार पढ़े तो क्या था लिखा हुआ सेक्शन 82, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, विदिन 30 डेज इन CHG4, CHG4 में सेटिस्फैक्शन के लिए अप्लाई कीजिए, CHG4 में 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर नहीं जा पाए तो 300 के दिन के अंदर जाइए। अगर 30 दिन के अंदर नहीं जा पाए तो कितने दिन के अंदर जाइए? 300 दिन के अंदर जाइए। क्या लेके जाइए? एडिशनल फी। और रीजन के लिए एक एप्लीकेशन लेके जाइएगा CHG10 में। क्या लेके जाइएगा? CHG10 में रीजन ऑफ डिले, कि क्यों डिले हुआ। अब ROC क्या करेगा बेटा? ROC क्या इश्यू करने जा रहा है? सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस किसको भेजेगा? चार्ज होल्डर को। चार्ज होल्डर को पूछ रहा है ROC कि क्यों ना सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करें। उसने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कर दीजिए। तो 14 दिन के अंदर कर देगा, और अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। यहां सेटिस्फैक्शन में जो आपको वो सर्टिफिकेट, आप गए CHG4 में, आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा CHG5 में, सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज CHG5। जिनका भी जो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होगा या डिटेल्ड नोट्स नहीं होगा, वो आप मुझे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे मेरे पर्सनल नंबर में, तो हम आपको भेज देंगे उसका डिटेल्ड नोट्स। जैसे डिपॉजिट का, डिविडेंड का, चार्ज का, जो भी चैप्टर होगा जिस दिन, उसका डिटेल्ड नोट्स भी भेज देंगे। समरी तो मिल जाएगी, यहाँ डिटेल्ड नोट्स भी भेज देंगे, जिससे कि हम जो भी कहानी बोल रहे हैं सब कहानी वहां लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो आपको वो नोट्स है जो आपको लास्ट में काम आएगा, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन के 1.5 दिन बचते हैं लगभग हमारे पास, जब से आए हैं और जाने तक 1.5 दिन अगर बचते हैं, तो उसमें इसके अलावा आप नहीं कुछ देख पाइएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा कि 300 पेज का कॉपी पलट के जाएं। तो उससे अच्छा है कि हम उसको एक बार याद कर पाए, एक बार नजरों से, अच्छा 77 ये था, 78 ये था, 80 ये था, 90, तो वो चीज थोड़ा उस दिन के लिए होगा ये समरी। लेकिन डिटेल्ड अभी जब हम याद कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो हमें डिटेल्ड नोट से याद करना चाहिए सब्जेक्ट को उस, क्योंकि अगर आपको, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं और जिनको वो ऑलरेडी नोट्स मिला हुआ है, उसको जब ये नोट्स मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, कि क्योंकि उसको कहानी पूरी पता है, और पूरी कहानी के बाद, ये कहानी सुनने के बाद अच्छा लगता है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये चल रहा है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको कैसे भी हम लोग समराइज करके आपको मैटर याद करवा दे, ये फास्ट ट्रैक का इंटेंशन होता है, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे, तो फास्ट ट्रैक का मतलब होता है। सेक्शन 83 क्या था? सुओ मोटो। ना तो कंपनी गई, ना चार्ज होल्डर बता रहा है। अच्छा, कंपनी क्यों नहीं बताएगा पेमेंट करने के बाद भी? कंपनी ने पेमेंट कर दिया बेटा फुल चार्ज होल्डर को, फिर भी कंपनी नहीं बता रहा है ROC को, क्यों ऐसा कर रहा होगा? प्रॉपर्टी कैसे भेज दोगे बिना पूछे, बिना चार्ज होल्डर के पूछे प्रॉपर्टी कैसे भेज दोगे? रीजन ये है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो भी बाहर खड़ा है, और उसको पता है कि पहले सिक्योर्ड को पेमेंट होगा तो अनसिक्योर्ड को होगा। चार्ज हम फ्री करा लिए, फिर भी हम सोच रहे हैं कि अनसिक्योर्ड को पेमेंट ना करें, क्योंकि मेरे मन में तो बेईमानी चल रहा है कि इनको नहीं करना है पेमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, भाई अपने असेट गिरवी है, पहले सिक्योर्ड को देंगे कि अनसिक्योर्ड को? तो कंपनी बदमाशी कर रही है, इसलिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं पेमेंट करना चाहती है, इसलिए बताई नहीं है। लेकिन भाई ROC को पता चल गया कहीं से कि असेट तो फ्री हो चुका है, तो सुओ मोटो खुद से रजिस्टर कर लेगा चार्ज, और आपको बता देगा कि भाई कर लिए रजिस्टर चार्ज, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो हो चुका है, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? तो इसको बोलते हैं सुओ मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से।
ROC टू रजिस्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सुओ मोटो, खुद से रजिस्टर। सेक्शन 84 क्या था बेटा? अपॉइंटमेंट। चार्ज होल्डर, अब बहुत सारे एसेट गिरवी हैं, तो चार्ज होल्डर क्या कर रहे हैं? चार्ज होल्डर जो है वो रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, जो ये देखेंगे कि कंपनी कहीं मिस यूज, गलत यूज, बेच तो नहीं रही, ये तो नहीं कर रही, उसको अच्छे से देख पाए। जैसे डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट किए थे, डिवेंचर के लिए डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए थे, वैसे चार्ज के लिए रिसीवर अपॉइंट करेंगे कंपनी में। ये कौन करेगा? चार्ज होल्डर करेगा। और जिस दिन चार्ज होल्डर अपॉइंट करेगा उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को और ROC को बताता है। यहाँ एक ही चीज बस इंपॉर्टेंट है कि ROC को किस फॉर्म में इंटीमेट किया जाता है? CHG 6 में। किस फॉर्म में? CHG 6 में। सेटिस्फैक्शन में 2 CHG आए, एप्लीकेशन दिया 4 में, रीजन बताया डिले का 10 में, सर्टिफिकेट इशू हुआ 5 में, CHG 5 में, 3 था वहां आपका। CHG 84 के लिए है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ रिसीवर का, तो चार्ज होल्डर जो है CHG 6 जमा करेगा ROC को। सेक्शन 87 क्या है? माफीनामा है भाई। ये माफीनामा केवल एक ही केस में जाएगा, सेटिस्फैक्शन के लिए। क्रिएशन नहीं हुआ, चार्ज का क्रिएशन को रजिस्टर नहीं करा है, मॉडिफिकेशन नहीं करा है तो नहीं। सेटिस्फैक्शन नहीं करा है, फुल पेमेंट करने के बाद नहीं बताया तो माफी के लिए जाएंगे उनके पास। कॉन्डोलेशन, माफी लेके ले जा रहे हैं कि जो ये डिले हुआ वो माफ किया जाए, अभी भी मुझे रजिस्टर करने का अधिकार दिया जाए, तो इसके लिए हम जाते हैं माफीनामा लेके CHG 8 में ROC के पास। और फिर ROC जो है वो आपको टाइम पीरियड अलाउ कर देता है कि कोई बात नहीं, अभी तक भी नहीं कराया, 300 दिन था, 30 दिन नॉर्मल फी, 300 डेज एडिशनल फी के साथ सेटिस्फैक्शन करा सकते थे रजिस्टर। टाइम पीरियड पूरा खत्म हो गया फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? CHG 8 कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए जाता है। आप चाहेंगे तो हम आपको डिटेल्ड नोट्स भेज देंगे, आप मुझे भेजिए कि डिटेल्ड नोट चाहिए चार्ज का, तो हम आपको भेजेंगे जिसको डिटेल नोट चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास हैं, तो जिनके पास हैं उसको भेजने का मतलब नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको मिलेगा डिटेल्ड नोट्स भी। डिटेल्ड नोट्स का बस यही मतलब होता है कि पूरी कहानी आपको पता चलेगी उधर, क्योंकि इसमें देखो, इसमें फिक्स्ड फ्लोटिंग में डिफरेंस, क्रिस्टलाइजेशन ये सब नहीं लिखा है मैंने, वही लिखा है जो काम का, इसमें कुछ कचड़ा नहीं मिलेगा आपको, इसमें वही है जो आपको याद रखने का जरूरत है। बाकी तो उतना पढ़ाए होंगे हम 6 महीने मर मर के। अब ये जो कहानी मैंने भी तुमको पूरी सुनाई, जिस कहानी को सुनाने में मुझे 1 घंटा 4 मिनट लगा, उस कहानी को पढ़ाने में मुझे 4 क्लास लगा है। 4 क्लास में ये पूरी कहानी सुनाई होगी मैंने, जिसको कि इतने देर में सुनाना था, तो कहानी तो बहुत डिटेल में सुनाई गई होगी फिर उधर, तो उसी कहानी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने में कंपाइल किया गया है। तो आप एक बार 5 मिनट का समय दीजिए वहां, 5-10 मिनट का, जिसमें सारे कौन सा फॉर्म क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, दिन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए जितनी बात है इससे बाहर से कुछ नहीं होगा, और सब्जेक्टिव के लिए फिक्स्ड और फ्लोटिंग में डिफरेंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, ये 2 बड़े क्वेश्चन वहां से बनते हैं। बाकी नॉन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है। 10 मिनट लगाइए, चार्ज को कंप्लीट करने की कोशिश करें क्लास में। और जिनका छूटा हुआ है डिविडेंड और डिपॉजिट, वो फास्ट ट्रैक में जाइए। हाँ, और CHG 9 है डिवेंचर के लिए। CHG 1 हो गया अदर देन डिवेंचर, CHG 9 हो गया फॉर डिवेंचर, CHG 2 हो गया सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, CHG 3 हो गया सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, CHG 4 में तुमने सेटिस्फैक्शन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने तुमको सर्टिफिकेट इशू किया। CHG 5 में डिले के लिए गए हम लोग, CHG रीजन ऑफ डिले बताया CHG 10 में, कॉन्डोनेशन के लिए CG के पास गए CHG 8 में, CHG 6 रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था CHG 6 में, और रजिस्टर मेंटेन करेगा कंपनी CHG 7 में। CHG याद हो गया सारा, CHG 1 2 3 4 5। DPT 1 बोलो, DPT 1 सर्कुलर था जो आपने मेंबर को भेजा था, सर्कुलर। और DPT 2 डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हमने किया था CHG 2 में।
7 days before issuing circular. और सर्कुलर डायरेक्टली डीपीटी 1 मेंबर को इशू करते हैं कि पहले चढ़ावा चढ़ाते हैं आरओसी को, पहले आरओसी वहां से 30 दिन के अंदर डीपीटी 1 मेंबर। डीपीटी 3 रिटर्न फाइल किया था अपने डीपीटी 3 में ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर। चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज ही याद रहेगा क्या? इससे पहले डिविडेंड और डिपॉजिट जो पड़े वो खा जाएंगे क्या? वो करने के बाद आप आ गए चैप्टर में सबसे पहले आपने चार्ज को डिफाइन किया। डेफिनेशन दे के एक बार बोला जाए, बोलिए व्हाट इज अ चार्ज? इंटरेस्ट और लिएन created on property asset of the company or any of its undertaking or on both and includes some mortgage। अच्छा, प्रॉपर्टी कैसे भी हो सकती है क्या? मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। कितने टाइप का चार्ज? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज? व्हेन फ्लोटिंग चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में आप डिफरेंस कर रहे हैं, कौन सा लीगल चार्ज है, कौन सा इक्विटेबल चार्ज है? फिक्स चार्ज लीगल चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज वादा है, वादा किए हम लोग। कहाँ पे चार्ज होल्डर जो है हमारा सिक्योर्ड है, कहाँ अनसिक्योर्ड है? फिक्स चार्ज में चार्ज होल्डर सिक्योर्ड है और फ्लोटिंग में अनसिक्योर्ड है। कौन सा ऐसा चार्ज है जो एक बार फिक्स्ड है तो हमेशा फिक्स ही रहेगा? फिक्स चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज जब क्रिएट हुआ था तो फ्लोटिंग था, बाद में अगर वो फिक्स हो गया तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। फिक्स चार्ज में चार्ज जो आप जिस असेट पे क्रिएट कर रहे हैं चार्ज, वो असेट आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक है, पता है कि बिल्डिंग दे रहा है, लैंड दे रहा है, क्या दे रहा है। वहां पे तो अभी पता ही नहीं है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। यही था ना कहानी। आइए सेक्शन 77 बताइए आप। सेक्शन 77 क्या है बेटा? पहले ये बोलो, व्हाट इज सेक्शन 77? एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कौन लेके जा रहा है एप्लीकेशन? कंपनी की चार्ज होल्डर। कितने दिन के अंदर क्रिएशन के जाना है? कितना फी लगेगा? कैसा फी लगेगा? नॉर्मल। नेक्स्ट 30 डेज में जाएंगे तो एडिशनल, नेक्स्ट 60 डेज में जाएंगे तो। और लेकिन चार्ज किस दिन क्रिएट हुआ है तो ये प्रोविजन है, ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 18। इससे पहले था 30 दिन, नहीं तो 300 दिन। 30 दिन के अंदर नॉर्मल भी, नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 300 डेज नहीं, 30 डेज या विदिन मतलब वहीं से जहां से क्रिएट हुआ 30 दिन के अंदर नॉर्मल, नहीं तो 300 एडिशनल फी। कब? 2 नवंबर से पहले। उसे हमें मतलब नहीं, कंडीशन प्रोविजन हो चुका है, हमें मतलब है 2 नवंबर एंड ऑनवर्ड। अगर नहीं जा पाई कंपनी तो कौन चला जाएगा? सेक्शन बोलो। कितने दिन तक मैक्सिमम वेट करेगा चार्ज होल्डर? नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी, नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फी। फॉर्म का नाम बताओ तो कौन सा फॉर्म लेके जाएगा? सेम CHG 1 या CHG 9। CHG 1 है फॉर अदर देन डिवेंचर, CHG 9 है फॉर डिवेंचर। क्या इमीडिएटली आरओसी रजिस्टर कर लेगी कि सो कॉज नोटिस देगी? अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो कितने दिन के अंदर कर लेंगे? 14 दिन। और अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो आरओसी कौन सा सर्टिफिकेट इशू करेगा अगर उसने रजिस्टर कर लिया? CHG 2। अगर नहीं करा है चार्ज रजिस्टर तो 4 परिणाम बोलिए। पहला, चार्ज वॉइड, चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन वैलिड होगा। कंपनी को बताओ कितने की पेनल्टी? ऑफिसर को बोलो। और 447 फ्रॉड भी क्या? सेक्शन 86 क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 6। कंपनी को बताइए, ऑफिसर्स को बताइए। व्हाट इज मॉडिफिकेशन? मतलब चेंजेस हो सकते हैं, टर्म्स कंडीशन में चेंजेस हो सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो सकता है, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज हो सकता है, टेन्योर में चेंज हो सकता है, अमाउंट में। ठीक है, लेकिन क्या बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज होना भी मॉडिफिकेशन है क्या? नहीं है। और आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। 77 का CHG 19 लेके जाइए, बताइए कि क्या चेंज हुआ। और आपको बताइए सर्टिफिकेट किस में इशू करेगा? CHG 3 फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज सेक्शन 80?
एक बार चार्ज रजिस्टर्ड हुआ तो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड कि ये पब्लिक को पता चल गया। सेक्शन 81 बोलो। चार्ज अगर मेंटेन करता है आरओसी एमसीए के वेबसाइट पे तो इसको बोलेंगे सेक्शन 81। सेक्शन 85 क्या था बोलो, रजिस्टर मेंटेन करेगा चार्ज का कौन, कंपनी। फॉर्म बोलो, क्या ये कितने दिन के लिए होता है बेटा मेंटेन, परमानेंटली प्रिजर्व होता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्रिएटिंग चार्ज है, 8 साल फ्रॉम कौन सा डेट, क्रिएशन, सेटिस्फैक्शन, मॉडिफिकेशन सब हो सकता है ऑप्शन, तो 8 साल फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। क्या इंस्पेक्शन बिजनेस आवर में किया जा सकता है, क्या इसका किया जा सकता है, प्रिस्क्राइब की देखिए। सेटिस्फैक्शन, एक बार कंपनी ने फुल रिपेमेंट ऑफ लोन कर दिया तो असेट को छुड़ा लेगा, इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा CSG 4 में 30 दिन के अंदर, जिस दिन सेटिस्फाई किए कि चार्ज सेटिस्फाई कर दिए, और नहीं तो नहीं कर पाए तो आपको मिलेगा 300 दिन एडिशनल फी के साथ। क्या जब एडिशनल फी के साथ जाएंगे तो क्या रीजन भी बताना पड़ेगा क्या डिले का, फॉर्म का नाम बोलो। फिर आरओसी 100 को नोटिस देगा क्या चार्ज होल्डर को कि भाई बैंक बताओ कंपनी ने पेमेंट किया कि नहीं, देगा। अगर चार्ज होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ बेटा तो इशू कर दिया जाएगा CSG 5, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, और अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो रिजेक्ट। सेक्शन 83 क्या है, आरओसी खुद कर लेगा, अगर ना तो कंपनी आई ना चार्ज होल्डर आया तो आरओसी खुद रजिस्टर कर लेगा चार्ज, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बाय सुओमोटो। सेक्शन 84 बोलो, चार्ज होल्डर करेंगे और बताएंगे कंपनी को और आरओसी को बताएंगे CHG 6 में। अगर हमने सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नहीं करा पाया रजिस्टर, 300 दिन भी बीत गया, 30 दिन भी बीत गया, तो हमें माफीनामा लेके जाना पड़ेगा CG के पास कि हमें माफ कीजिए और हमें थोड़ा टाइम पीरियड और एक्सटेंड कीजिए। तो कौन सा फॉर्म हो जाते हैं, इतनी कहानी थी चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में इतनी कहानी थी जो आपको पढ़नी है। आपने जिससे भी पढ़ा हो, जिस भी टीचर से पढ़ा हो, एक बार और डिटेल नोट्स पढ़ लीजिए तो हो जाना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में फॉरेन कंपनी का करेंगे। फॉरेन कंपनी में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, 2 अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट है FC1। पहले क्या होता था कि जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस लगाती है, वहां से 30 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था आरओसी न्यू दिल्ली को। अब आरओसी न्यू दिल्ली को नहीं करना, अब CRC गुरुग्राम को करना है। सेंट्रलाइज जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है गुरुग्राम, उसको अब एप्लीकेशन देना है 30 दिन के अंदर। और एक नया फॉर्म ऐड किया उन्होंने FC5। FC5 है नॉमिनी का नाम बताएंगे जो IDR होल्डर होंगे, जो इंडियन डिपोजिटरी रिसीट होल्डर होंगे वो नॉमिनी का नाम देंगे FC5 में। ये बस चेंज है। तो अभी आपको जो भी चेंज है आपके सिलेबस से और में वो हम हर क्लास के दौरान ही करा देंगे, अमेंडेड भी कराएंगे, जैसे कि वो अमेंडमेंट भी अलग से अमेंडमेंट करके कुछ ना हो, तो साथ साथ पूरा अमेंडमेंट भी कवर। अभी तक जो हमने तीनों चैप्टर पढ़ा इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हर चैप्टर में या तो उन्होंने वर्ड यूज किया हो कुछ और कुछ न कुछ तो किया, ठीक है। तो अगला क्लास तो मंडे को ही हो पाएगा, तो मंडे को फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे। हम चाहते हैं बस ये है कि मंडे से पहले आप डिपॉजिट डिविडेंड चार्ज कंप्लीट कर लीजिए और एक बार फॉरेन कंपनी का नोट्स पढ़िए, ठीक है।